ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई स्पीच की है, किसी जलसे में कौम से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज हो गए हैं, बड़ा गुस्सा हो गए हैं। तो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, जिन्होंने अपने पिछले 25-30 साल का सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। जब ये इंडिया पाकिस्तान का जो चक्कर हुआ, तो बजाय इसके कि एक ऑब्जेक्टिव पोजीशन वो लेते, उन्होंने एक ऐसी वन साइडेड पोजीशन ली, जिसमें उन्होंने कहा कि ये असल में इसलिए इस तरह करते हैं बहुत सारे लोग, वो अपनी फेवर्स जमा करते हैं। ये बैंक होता है कि पहले 5-6 साल फौज के ऊपर तनकीद करेंगे, फिर कोई ऐसा मौका मिलेगा जिसमें नंबर बनाएंगे, तो अब उनकी गुड बुक्स में आ जाएंगे, और फिर उनकी जब गुड बुक्स में आ जाएंगे तो इसी को कैश करेंगे अगले 5-6 सालों तक कि हाँ देखो यार, हमें आपसे प्यार है, हम आपके साथ खड़े हैं, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उन्होंने अभी एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्पीच को दिखाया। जरा पहले मैं आपको स्पीच चलाने से पहले दिखा दूंगा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, नो डाउट नरेंद्र मोदी जो एक स्टेटमैन होता है, उसकी क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है। ये एक घमंडी और एक अनसिविलाइज्ड इंसान है। ये डायरेक्टली पाकिस्तान की पब्लिक को थ्रेट कर रहे हैं। ओहो हो, ये पढ़ने से और ये स्पीच को देखे बगैर ये लग नहीं रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो भी प्रोपेगेंडा किया गया हो, मैंने कभी उनको, स्पेशली जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उस तरह की खुल के बात करते नहीं देखा जिस तरह के पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस करते। आप ये कह सकते हैं कि 2 नंबर आदमी है, दिल में कुछ है, मुंह पे कुछ है, लेकिन भाई हम मानेंगे तो वही जो बंदे के मुंह पे होता। तो ये बड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर सा है कि उन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक को डायरेक्टली टारगेट कर दिया। ही हैज नाउ रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द यंग पाकिस्तानीज आर द बिगेस्ट हर्डल्स। यार थोड़ा उसको प्रूफ रीड तो करवा लिया करें हामिद मीर भाई। इज द बिगेस्ट हर्डल फॉर हिज अल्टीरियर डिजाइन। अब ये अल्टीरियर डिजाइन क्या है? अखंड भारत का इल्जाम लगाया जाता है मोदी के ऊपर, जो उन्होंने 2000 मेरा ख्याल 10 या 11 का उनका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है अपने टाइम्स के साथ, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमारे तो अखंड भारत का हमें कोई शौक नहीं है। और उसके पीछे एक वजह है, ये जितने जिनको फार राइट रेडिकल हिंदू बोला जाता है, इंडियन ये आरएसएस और हिंदुत्वा जो इनको बड़ी बुरी लगती है, जिनके बारे में ये कहते हैं, उनमें से किसी को भी अखंड भारत का शौक, क्योंकि इससे तो वो ये कहते हैं कि अगर हम लैंड लेंगे तो ये जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, हमसे पहले 20 करोड़ मुसलमान संभाले नहीं जा रहे, 20-25 करोड़ जितने भी हिंदुस्तान में हैं, तो हम मजीद क्यों लेंगे? तो मुझे तो कोई भी जितना मर्जी राइट विंग का, उनका फार राइट का, हिंदुत्वा का मानने वाला क्यों ना हो, उनको मैंने तो आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज बड़ी दोहराई जाती है कि उनको बड़ा शौक है अखंड भारत। तो ये नैरेटिव पाला जाता है पाकिस्तान में, और यही हामिद मीर भी इसी को पैडल करते हैं, और ये अल्टीरियर डिजाइन की बात कर रहे हैं। इसी तरह का एक और प्रोपेगेंडिस्ट है, खैर उसको मुझे नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बाकियों को इतना को फॉलो नहीं करता। वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी तुम एक बीमार आदमी हो, तुमने अपना दिमाग लूज कर दिया है जंग हारने के बाद। पाकिस्तान में असल में ये कहा जा रहा है, ये जो झड़प हुई है 4-5 दिनों की, हमने 1971 का बदला ले लिया। अच्छा, 1971 में तो आपने अपना 40% मुल्क गवा दिया। अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो चलो 30%, और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 40-50% आपने अपना मुल्क गवा दिया। तो इंडिया का क्या आपने आधा इंडिया ले लिया, या क्या किया आपने? कैसे जीत गए आप? मैं अभी किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे अच्छा बदला ले लिया, लेकिन पतलूने वापस से लिए। 93,000 जो पतलूने थी। एनीवे, आप ये कह रहे हैं दुनिया को अब ये देखना चाहिए कि आप पाकिस्तान की यूथ, कौमे यूथ को धमकी दे रहे हैं, और आपने कहा है कि अच्छे से जियो, अच्छे से रोटी खाओ, वरना मेरी गोली है। अच्छा, यानी गोली क्या पाकिस्तान की यूथ के लिए? सुनना पड़ेगा, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये उनके कैरेक्टर से बाहर की बात लग रही है। तो जरा देखते हैं मोदी जी ने कहा क्या असल में, तो चलें सुनते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। ओह! यहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं वो। यानी इंडिया का जो नैरेटिव है, अगेन माना वही जाता है जो लोगों के मुँह पे हो। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो च किसी के दिल में कुछ हो, उसको माना नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो किसी को भी नहीं पता। वो तो एक रसूल अल्लाह की हदीस भी है। एक सहाबी ने एक जंग में एक काफ़िर को मार दिया। वो लेकिन जब वो काफ़िर के ऊपर छुरी चलाने लगा ना, तो उस काफ़िर ने कलमा पढ़ लिया डर के मारे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और रसूल अल्लाह उसके आखिरी नबी हैं। तो जो सहाबी था, उसने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। तो उसने आके रसूल अल्लाह को बताया, रसूल अल्लाह वो असल में ना एक बंदा था, उसने कलमा पढ़ लिया, मैंने उसको कत्ल कर दिया। रसूल अल्लाह ने कहा, तुमने उसका कत्ल क्यों किया? अगर उसने कलमा पढ़ लिया। तो वो सहाबी कहता है कि रसूल अल्लाह वो डर के मारे कह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मैंने उसकी गर्दन उड़ा देनी है। तो रसूल अल्लाह ने उसे शाबाश नहीं दी। रसूल अल्लाह ने उसे कहा, और हालाँकि उसकी बात सच है, लॉजिकल यही हो
सारी बात यही हो सकता है। लेकिन रसूलुल्लाह ने बड़ी एक मंतकी बात की, लॉजिकल बात की और बड़ी सही बात है। हर बात हम उनकी गलत नहीं कह सकते, बड़ी विज़डम है इसके अंदर। उन्होंने कहा, "क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था कि वो सच्चा कलमा पढ़ रहा है या झूठा कलमा पढ़ रहा है?" और फिर उन्होंने कहा, "ऐ अल्लाह, इस बंदे से इसकी मग़फ़िरत में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर तूने इसको जहन्नुम में डालना है, तो जहन्नुम में डाल। ये इसने जो कत्ल किया है, वो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ।" तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि फ़र्ज़ करें मैं दुनिया में इल्हाद का पैगाम देता हूँ लोगों को। मैं कहता हूँ कोई खुदा नहीं है। मैं हज़ारों लाखों लोगों का ईमान खुदा से, क्रिश्चियन भगवान से, जीसस से उठवा देता हूँ। लेकिन प्राइवेटली मैं जीसस पे या अल्लाह पे या विष्णु पे किसी पे बिलीव करता हूँ, सुपरनैचुरल एलिमेंट पे। तो उसकी वैल्यू ही कोई नहीं होगी, क्योंकि जो मैं अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में कर रहा हूँ, उससे सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ रहा है? सोसाइटी को तो वो फ़र्क पड़ रहा है जो मेरी ज़ुबान पे है। लोगों को मैं अगर मुतासिर कर रहा हूँ, उनको इंस्पायर कर रहा हूँ, तो वो उन बातों से कर रहा हूँ जो मैं पब्लिकली कर रहा हूँ। जो प्राइवेट में मैं जो काम कर रहा हूँ, उसका किसी को पता ही नहीं है, तो उससे सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो इंडिया का नैरेटिव है, उसको मानना पड़ेगा कि उनका नैरेटिव क्या है। उनका नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, प्लीज़ ये दहशतगर्दी बंद कर दें, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएँगी। और अब पिछले कुछ अरसे से इनका नैरेटिव क्या है? उनका नैरेटिव ये है कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, फील्ड मार्शल। ये एक इंस्टीट्यूट है एक, उसके पीछे एक वर्दी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पाकिस्तान की अवाम को उठना होगा इनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। मसूद अज़हर को क्यों छुपा के रखा है? हाफिज़ सईद को क्यों छुपा के रखा हुआ है? इन दहशतगर्दों को आपने क्यों छुपा के रखा हुआ है? इनके खिलाफ आप खुद अपनी हुकूमत को, या हुकूमत बेचारे ऐसी कठपुतली सी हुकूमत है, बूट पॉलिशिए बैठे हुए हैं। इनको रोकें, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को फोर्स करें, प्रेशर डालें उनके ऊपर कि यार ये इन चीज़ों को काम खत्म करें। हम गुर्बत में हैं, हमारे बेड़े गर्क हुए हुए हैं। अभी अगला बजट आना, आप देख लेना, उन्होंने आपका और हिस्सा खा जाना। ये जो आप ऑपरेशन अंडरवियर बनियान की जो खुशियाँ मना रहे हैं ना, अभी लग पते जाने हैं आपको। फील्ड मार्शल उनको बना दिए, उन्होंने बजट में से 15% और खा जाना और सूखी खाना। वो जो भुट्टो ने कहा था ना कि हम घास खा लेंगे और बम बनाएँगे, तो घास अभी अब आपको घास क्या, अब आपको कुछ सूखी घास खानी पड़ेगी। तो ये उनका नैरेटिव है। आप ये दहशतगर्दी खत्म कर दें और पाकिस्तान की अवाम, ये उनकी उम्मीद थी। मैं बड़े अरसे से लोगों से सुन रहा था, वो ये कहते थे यार ये पाकिस्तान की अवाम ही इनको सीधा करेगी। लेकिन अब ये उन्होंने देखा, वो ज़ाहिर बात है इस तरह चीज़ें नहीं चलती। तो ये वो कह रहे हैं। तो अब इस पॉइंट को लेके आगे चलें कि वो पाकिस्तान की अवाम को क्या कह रहे हैं? दहशतगर्दी रुकवाएँ, अपनी हुकूमत पे प्रेशर डालें कि दहशतगर्दी रोकें। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। यस। ये धमकी नहीं, ये तो इसको कहते हैं दरख्वास्त करना, गुज़ारिश करना। वो गुज़ारिश कर रहे हैं। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ। पैसा बनाओ, मौज करो, रोटी खाओ। अब मुझे लगता है अब आनी है प्रॉब्लम वाली बात। वरना मेरी गोली तो है ही। वरना मेरी गोली तो है ही। यानी इन्होंने, अब पता नहीं ये इनका बुग़्ज़ मोदी है या ये प्रोपेगेंडा है। आइदर वे, दोनों तरीकों से इससे ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्टिवली थिंकिंग से बिल्कुल फारिग है। क्योंकि भाई मेरी तो एक पोजीशन है ना, मुझे तो जब भी कोई मैं पाकिस्तानी ऑफिशियल चीज़ से सुनता हूँ, मैं स्केप्टिसिज्म से देखता हूँ। जब इन्होंने शुरू में कहा कि वो हमने जी जहाज़ गिरा दिया, मुझे यकीन नहीं था। ठीक है, बाहर में इंटरनेशनल लोगों ने भी बात की, तो ओके, आई बिलीव। और उसको इंडिया की जो एयर फोर्स है, उन्होंने भी उसको डिनाई नहीं किया। तो और बहुत सारे जो सेन लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा हुआ, 1-2 जहाज़ गिर गए, कोई बात नहीं, गिर जाते हैं। तो देन आई बिलीव इन। यानी मैं तब भी, मेरा बुग़्ज़ नहीं है, मेरा एक स्केप्टिसिज्म है। तो इसी तरह जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा ये ऐसा सही हो नहीं सकता। तो अगर आपका बुग़्ज़ है, तो आप इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि वो कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए मेरी गोली है। और खोते हो, उसकी प्रेमिस तो देखो क्या है। उसकी प्रेमिस मोदी जी की ये है कि दहशतगर्दी को पाकिस्तानी अवाम खत्म करे। अगर पाकिस्तानी अवाम या यूथ नहीं खत्म करेगी, तो मेरे पास गोली तो है। किनके लिए? दहशतगर्दों के लिए। वो दहशतगर्दों के लिए गोली की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं तुम। और यही वजह है कि जो पिछला जो इनका बयान था, जिस पे लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कह रहे हैं आपको वो स्पीच पे सुनाता हूँ। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फौरन उन्होंने एक स्पीच दी थी मोदी जी ने, सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा था इसमें। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इसमें वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दों के अड्डे हैं, जो इन्होंने भावलपुर और लश्कर तैयबा के अड्डों पे जो शुरू में पहला हमला किया 7 मई को, तो उसके बदले में पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। इस पे बड़ा मजाक उड़ाया उनका। अगेन, उनका नैरेटिव कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी होती है,
अगर आप इन दहशतगर्दों को काबू नहीं कर सकते, जैसे मसूद अजहर को पाल के रखा हुआ है, हाफिज सईद को एफएटीएफ के डंडे के बाद 35 साल कैद भी दे दी, लेकिन उसको मेंशन में रखा हुआ है, तो हम उसको फिर खुद ही निपट लेंगे। ये उनका नैरेटिव है। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दिस। तो वो उन्होंने आपके दहशतगर्दों के अड्डों पे हमला किया, आपकी अवाम के ऊपर हमला नहीं किया, आपकी फौजी तंसीबात के ऊपर हमला नहीं किया, उन्होंने दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया। जो उनका बिलीव है, बल्कि दुनिया का भी बिलीव यही है, यूएनओ का भी बिलीव यही है, तभी एफएटीएफ ने आपको डंडा दिया ना कि भाई इनको 35 साल की सजा दो, हाफिज सईद को, जिसको हमेशा आप छोड़ देते थे। एफएटीएफ के डंडे से पहले आप हमेशा छोड़ देते थे, आप कहते थे लैक ऑफ एविडेंस। जैसे ही उन्होंने कहा हमने अब अगली ट्रांच नहीं देनी आपको $1 बिलियन की, आईएमएफ की, तो आपने फौरन ही पकड़ आप पे आ जाए, लेकिन तो वो ड्रामेबाजी की। तो ये उनका नैरेटिव है। तो उस पे वो कह रहे हैं कि हमने आपके दहशतगर्दों पे हमला किया, आपने उल्टा पलट के हम पे कर दिया। इसका मजाक उड़ाया उन्होंने। तो जब अमेरिका ने यही काम किया था, तब आपकी किधर गई थी खुददारी? अमेरिका ने जो ड्रोनों के हमले किए पाकिस्तान पे, कुछ 150 से ज्यादा, पहले मुशर्रफ के जमाने में, फिर जरदारी के जमाने में, फिर 2014-15 में आके कम हो गए। वो अमेरिका का यही नैरेटिव था ना कि भाई ये जो आपने दहशतगर्द पाले हुए हैं, गुड तालिबान, इनको आप निपटे। वो नहीं निपट रहे थे। पाकिस्तान डबल गेम खेल रहे थे दोनों तरह से। नहीं, ये गुड तालिबान है, गुड तालिबान है। अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले गुड तालिबान थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले, वो बैड तालिबान थे। वो रिवर्स कर दें, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे वो बैड तालिबान थे। देखे कितनी दोनों अमेरिका रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई आपसे काबू में नहीं आ रहे, तो चलो जी हम फिर खुद ही इनको निपट लेंगे। तो वो अमेरिका बादशाह, अमेरिका का डंडा बहुत बड़ा, उधर से डॉलर भी आते हैं, बम भी आते हैं, चपेड़े भी आती हैं। तो उधर इन्होंने कहा, वो जरदारी की विकीलीक्स में ये एक केबल में लीक हुआ था, जिसपे जरदारी ने कहा था कि आप ऊपर ऊपर से ड्रोन मारते रहना, हम पार्लियामेंट में ऐसे कंडेम करते रहेंगे। तो वहां पे इन्होंने ये लाइन इख्तियार की। क्यों? क्योंकि डंडा अमेरिका का बड़ा है। तो वही लॉजिक इंडिया ने अपनाई कि भाई अगर आपसे ये काबू में नहीं आ रहे तो हम कर देते हैं। लेकिन वो अब अंदर, उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है अंदर की बात क्या है। अंदर की बात तो यही है कि आप नहीं पाले में, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने इन लोगों को पाला हुआ है, तो सारी बात है इनको प्रोटेक्ट तो करेंगे वो। बल्कि भी मैं देख रहा था मसूद अजहर की फैमिली को पता नहीं उनको करोड़ों रुपए दिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट को। तो ये उनका नैरेटिव है, वो कंसिस्टेंट है कि आपके ये दहशतगर्द है, इन दहशतगर्दों को आप रोकें, नहीं रोकेंगे तो हम करेंगे। और अब भी जो उन्होंने कहा है, आपने इसको जो मानना है मान लें, 1971 का आपने बदला ले लिया उनसे, वो ये जो प्रोपेगेंडा आपने फिर किया, हामिद मीर को शर्म आनी चाहिए कि आपने, अगेन दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो बुग़्ज़े मोदी है या ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। टू बी ऑनेस्ट इनसे कोई बईद नहीं है, ये स्टूपिड भी हैं और ऊपर से झूठ भी बोलते हैं। ये जो स्पीच मोदी ने दी है, ये साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम इनको सीधा करे अपनी एस्टैब्लिशमेंट को कि ये दहशतगर्दों को पालना बंद करो, वरना हमारे पास गोली भी है दहशतगर्दों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं है। बहरहाल ये ड्रामेबाजी करते हैं। आई होप के, मुझे वैसे आई डोंट नो, कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से। ये बड़े-बड़े पाकिस्तान के जो लिबरल हैं, इन्होंने सारे किए किराए के ऊपर पानी फेर दिया। पाकिस्तान एक माइंडसेट है अनफॉर्चुनेटली, और ज़ाहिर बात है जिस आइडियोलॉजी में लोग पले बढ़ते हैं उनको वही सही लगती है, और इतनी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी हुई है कि वो इससे कासिर है। वो ये कहते हैं कि यार हमने अगर आपको पिछली 99 दफा डंग मारा है, तो इस दफा जो हमने डंग मारा है आप क्यों बिलीव कर रहे हैं हमने मारा? आप एक इन्वेस्टिगेशन करा लें, हमने इस दफा नहीं डंग मारा। तो ऐसे बार बार होता नहीं है, इसलिए इसका नुकसान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ही है। लेकिन ये देखते हैं कितनी देर तक ये काम चलता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।